1986 जब आप फर्स्ट टाइम जेएनके में गए थे, कैसा था उस टाइम पे जेएनके? तो हमारी एक गाड़ी वापस आ रही थी और इस दौरान जब वो गाड़ी वापस आ रही थी तो एक सफेद रंग की मारुति कार 800 हॉक करना शुरू किया। एक सिपाही था, उसको कुछ शक सा लगा, तो आगे जब वो गाड़ी पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर था, वहाँ पे उस गाड़ी को रोका गया और उसमें से 2 आदमी निकले, स्टार्टेड आस्किंग देम फ्यू क्वेश्चन एंड आफ्टर फ्यू आवर्स ही ब्रोक डाउन। ही साहब, मैं एक्चुअल में इसको मैं गाइड के तौर पे लेके जा रहा हूँ। अनंत, मैं ये है कौन? बोल साहब एक टॉप मिलिटेंट कमांडर है। तो पता चला ये तो उधर का पीओके का रहने वाला एक टेररिस्ट है। Post Operation Sindoor, how is the equation changed between India and Pakistan? It was an 88 hours of action. आपके देश में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, आपने क्या किया? सबसे पहले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा। यू हैव स्ट्रक दी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर। दे ट्राई टू स्ट्राइक आवर एयर बेसिस, दे ट्राई टू हिट कुछ एक मिलिट्री सेटअप को ड्रोन्स के साथ उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी। हमने जाके उनके फिर जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा दर्द होना था उनको जाके वहाँ पे दर्द पहुंचाया। टेररिस्ट या जो मिलिटेंट है, आप उसके सामने गए हो नेगोशिएट करने के लिए, वो तो आपको एनिमी मान रहा है ना, तो फिर हाउ डू यू गेट इनटू कि मेरा फ्रेंड बन जा तू? अब आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन हमने 7 टेररिस्ट को एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। दे केम विद देयर वेपन्स, दे हैंडेड ओवर देयर वेपन्स। आपने रशिया में जाके ट्रेनिंग ली थी स्पेसिफिकली काउंटर टेररिज्म के ऊपर? जी। व्हाई रशिया? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। आपने सर 22 साल आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर, तकरीबन 18 साल 18 साल जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आपने 38 साल में से 18 साल मेरे जेएनके में रहे हैं। जब आपने शुरू किया था जेएनके में काम करना, वहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग हुई वर्सेस जब आपने फाइनली जेएनके छोड़ा, दोनों का, कश्मीर का और जेएनके का, मुझे आपसे डिफरेंस समझना है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या था? हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने 1986 में जेएनके में आया था, 1986 में। सर्विस के पहले 6 साल जेएनके में थे, ठीक है। और उस समय 1990 के आसपास जब ये स्टार्ट हुआ था तो हम वहीं पे थे, ठीक है, शुरुआत हुई थी। और 2019 में जब मैं वहां से निकला तब ये आपका ये जो मैं कहूँगी आर्टिकल 370, तो मैंने तकरीबन पूरा वो जो पीरियड है 1990 से लेके 2019 तक का पीरियड है, तकरीबन आप कह सकते हैं 30 साल का समय इस स्टेट को, इसके वातावरण को, इसके हालात को बड़े गौर से देखा है। तो हर मिलिटेंसी का हर एक स्टेज में किसी ना किसी ओहदे पे रह के वहाँ का एक्सपीरियंस भी गेन किया है। सो दैट वे आई हैव गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टेट ऑफ जेएनके। तो जब आप स्टार्ट किया था 1986 की आप बात कर रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम जेएनके में गए थे, कैसा था उस टाइम पे जेएनके? मैं आपको बताता हूँ, मेरा पहला जो फील हुआ था, हाँ, जब मेरे को कमीशन हुआ तो मैंने कहा यार यंग ऑफिसर को सबसे पहली चीज क्या मिलनी चाहिए? अपने आप को, भाई आप अफसर बन गए, आपको क्या? तो मैंने तुरंत एक मोटरसाइकिल खरीदी। हाँ। और मैंने वो मोटरसाइकिल ली और मैंने कहा यार मैं एक बार पूरे कश्मीर का चक्कर लगाऊंगा, जेएनके का चक्कर लगाऊंगा। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल से लेके ड्राइव करते हुए मैं श्रीनगर की तरफ पड़ा। वहां पे एक बहुत फेमस टनल है, बनिहाल टनल है। तो जब वो टनल हम क्रॉस करते हैं, टनल क्रॉस करने के बाद आपको उस वैली का पहला व्यू नजर आता है, कश्मीर घाटी जिसे कहते हैं ना, उसकी पहली। और उस घाटी, मुझे आज भी याद है, एक बहुत अच्छा ऐसा कैप्शन लिखा था बॉर्डर रोड्स ने, यू आर सीइंग हेवन ऑन अर्थ। एंड वाकई मैं बता रहा हूं, इट द साइट ऑफ दैट प्लेस वाज हेवन ऑन अर्थ। ब्यूटीफुल लश ग्रीन वैली, माउंटेन्स, रिवर स्ट्रीम, मतलब आप उधर जाके आपको एक वाकई ऐसा महसूस करते थे यार इससे बढ़िया सुंदर जगह तो हो ही नहीं सकती इस दुनिया पे। सो I've had, that was my first impression of that state when I saw it for the first time, heaven on earth। तो वहां से शुरुआत हुई थी। फिर किसी कारणवश जो भी हुआ वहां पे, मैं उन चीजों के अंदर नहीं जाऊंगा, वेदर इट वाज पॉलिटिकल और व्हाटएवर इट वाज, दोज आर अ सेपरेट इशू। बट डेफिनेटली वी सॉ द स्टेट गोइंग थ्रू bad times to worst time, from a very moderate kind of to very I will say moderate kind of a environment
to an environment where there was too much of tension, too much of pressure on the local populace because of the environment which got created there. हम्म और वो environment किसी और ने नहीं क्रिएट किया, वो environment वहां के कुछ एक मिसगाइडेड लोगों ने क्रिएट किया. क्या था वो एनवायरनमेंट? अब देखिए रेडिकलाइजेशन, लोग को भड़काना, लोग को बताना कि भाई मतलब दे वांटेड डिफरेंट, सबका अपना एजेंडा होता है. हाँ. भाई जो वहाँ के हैं उनको भाई एक अलग राज्य चाहिए, एक है कि जिनको मेरे को अलग देश चाहिए, एक है कि मुझे पाकिस्तान का हिस्सा चाहिए, एक है कि मुझे आपके हिंदुस्तान के. सो एवरीवन हैड अ डिफरेंट एजेंडा. Everyone had a different agenda. So all that actually spoiled the environment of that state. And finally, at the end of it, when we saw the Article 370 getting removed, and of course, the environment, of course, in last 5 years, it has changed. आप आज जाके देखिए, खुशहाली, आज जाके आप देखिए, the kind of infrastructure which is coming up in the state of J&K, आपको किसी शायद स्टेट में ना मिले. इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है. अब आप सोचिए, आपकी रेलगाड़ी जाती है श्रीनगर तक, बारामूला तक जाती है, ट्रेन चल रही है. बिल्कुल. और ऐसी ऐसी जगहों से ट्रेन निकल रही है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते हैं. मैंने तो मतलब बाय रोड से जाना में इतना मुश्किल होता है, आप सोचिए ट्रेन जा रही है वहां तक. तो अब ये सब क्या है भाई? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिस्सा है. धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आ रही हैं. फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप. लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव कम अप. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां पे आ गए हैं. हर एक किस्म से डेवलपमेंट आप देखिए, मतलब देखते ही बनता है कि भाई ये स्टेट क्या था और क्या है आगे. मैं तो खुद की अपनी स्टोरी बताता हूँ सर. जब मैं बचपन में जब मैं जाता था अपने घर वालों के साथ वैष्णो देवी माता के दरबार में जब जाता था, तो हम लोग जम्मू तक जाते थे ट्रेन या बस पे, और जम्मू से फिर हम एक और बस लेते थे कटरा, जो हमें ड्रॉप करते थे, और वहाँ से फिर आप पैदल यात्रा शुरू करते हो. इस बार जब हम गए तो हमने सीधा वंदे भारत ली. ट्रेन वहां पे पहुंचती है. ट्रेन अब कटरा सीधा ट्रेन पहुंचती है. और मतलब कुछ ही मैं समय में, बहुत कम समय मतलब में. आई थिंक जम्मू के बाद 15-20 मिनट ही लगते हैं, सिर्फ आधा घंटा लगता है मैक्सिमम कटरा तक जाने में. वो 2-2.5 घंटे का जो सफर होता था, जो पहले जम्मू से कटरा बस पे होता था, वो 15-20 आधे घंटे में कवर हो जाता है. उस की वजह से जो वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो ग्रोथ हुई है, जो प्रोग्रेसिवनेस आई है, वो अलग ही लेवल है. So that state is coming up, and I'm sure with the kind of prosperity, जो भी किसी लोगों के दिल में थोड़ी बहुत रंजिश है, जो भी थोड़ी बहुत वो है इंडिफरेंस है, वो आने वाले समय में सब सेटल हो जाएगा. And it is going to be the absolutely, you can say, the बोलते हैं ना, crown of the country. It is like on top of it's a crown of the, it will be a crown of the country. इट विल बी, आई एम श्योर. बट मुझे वापस से उस टाइम पे जाना जब आप वहाँ पोजीशन थे. जी हाँ, जी आपने 80s का कश्मीर देखा है? हाँ. क्योंकि 86 में आप गए थे. आपने 90s का कश्मीर देखा है, आपने 20s का कश्मीर देखा है. जी. तीनों कश्मीर में मुझे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताओ, क्या था? अच्छा, आप बताओ. शुरू में जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो टेररिस्ट ऑपरेट करते थे वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट होते थे. जब स्टार्ट में हुआ जब है. स्टार्ट में तो सारे वहीं से आते थे, और कुछ यूथ को यहाँ से लेके जाते थे, ट्रेन करके फिर वापस लाते थे. बट बल्क ऑफ द पीपल वेयर फ्रॉम द अदर साइड. दिस वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिस थिंग. व्हेन यू टॉक अबाउट 2000 एंड 2010, द लोकल कंटेंट, द लोकल यूथ केम अप मोर. अच्छा. मिसगाइडेड. उनको रेडिकलाइज किया गया, उनको उसमें तो वो दौर था जिसमें 2005 से लेके 2015-18 तक वो जो एक 10-12 साल का जो मैं बोलूँगा जो एक समय था, जिसके अंदर काफ़ी लोकल यूथ को डाइवर्ट किया गया, काफ़ी जिसे बोलते हैं उनको रेडिकलाइज किया गया, एंड दे स्टार्टेड पिकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट. सो दैट हैपेंड. सो एंड दे वर बीइंग मॉनिटर्ड एंड गाइडेड by people sitting across the borders. It's a well-known fact. इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि पूरा जो ये माहौल है वो सारा स्पॉन्सर कंट्री कौन था? करेक्ट. पाकिस्तान पाकिस्तान, was ऑफ कोर्स. sponsor country, बिल्कुल. and they have been doing it all this time. So they can't think that there can be a prosperity in the state. But एक मैं आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा लगेगा. ये बात है शायद 2001 की बात है. हम लोग एक जगह पे, हमारी एक पोस्ट थी, और वो पोस्ट रोड के ऊपर पास में थी. और जनरली क्या होता था कि वहाँ से हमारा जो हेडक्वार्टर था वो तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर था. तो वहाँ से हर रोज़ एक गाड़ी जाती थी. वो उस हेडक्वार्टर से जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे पोस्ट का चीज़ है या कोई राशन का चीज़ है, वो वहाँ से लेके आते थे. फ्रेश राशन है या कुछ, वो गाड़ी जाती थी सवेरे, और उसके बाद वो लौटती थी वो सामान लेके. और अगर आप उन इलाकों में, उन रोड्स पे ट्रैवल किया तो आपने देखा कि पहाड़ी रास्ता में जो रोड की जो विड्थ है वो बहुत कम होती है. और जब एक गाड़ी चल रही है तो दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने का मौका मिलता नहीं है राइट. जब तक कि बिल्कुल क्लियर ना मिल जाए.
तो हमारी एक गाड़ी वापस आ रही थी, और इस दौरान जब वो गाड़ी वापस आ रही थी तो एक सफेद रंग की मारुति कार 800, वो कई बार उसने हॉर्न देना शुरू किया, हॉन्क करना शुरू किया। तो मेरे ड्राइवर जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, तो देखा इसको बड़ी जल्दी है यार, चक्कर क्या है। तो उसने कहा चल हो सकता है कोई जल्दी होगी। उसने एक तरफ गाड़ी को किया और उस गाड़ी को जाने दिया और बड़ी तेज से निकल के चला गया। अब यही जो हमारी वाली जो फौजी गाड़ी थी वो अगले कुछ आगे जाके एक और पोस्ट आती थी, वहां पे वो रुका कि चलो यहाँ पे चाय चुय पी लेते, थोड़ा रेस्ट कर लेते। तो वहां पे रुका जब, तो उसने हमारे हेडक्वार्टर में जो कि हम आगे थे, उसी रोड पे हम आगे थे, तो उसने वहां पे फोन किया, भाई एक सफेद रंग की मारुति गाड़ी गई है, उसको कुछ जल्दी थी, जरा देखना क्या चक्कर है, भाई उसको रोक के जरा चेक तो करो चक्कर क्या है। हाँ। और उसने बोल के उस ड्राइवर का, आप देखिए उसको कुछ, एक सिपाही था, उसको कुछ शक सा लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, व्हाई इज ही रशिंग, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऐसा करता नहीं है। करेक्ट। तो आगे जब वो गाड़ी उस पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर था, वहां पे उस गाड़ी को रोका गया और उसमें से 2 आदमी निकले। उनसे पूछा भाई आपको जल्दी क्या, आप क्यों इस तरीके से चला रहे हो। तो उनके जो बॉडी लैंग्वेज था वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो उनको बोला कि अच्छा आप आइए यहाँ बैठिए, थोड़ा सा बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं। इतने में मेरे को खबर की कि साहब ऐसे ऐसे 2 लड़के हैं वहाँ से चल रहे थे, उन्होंने, मैंने कहा अच्छा भाई क्या बात है। तो मैं कहा कि इससे पहले कि कहीं कुछ और, शाम का थोड़ा समय था, तकरीबन 5 बजे, 4:30 5 बजे का समय था। मैंने कहा कि मैं देख लेता हूँ क्या है। तो मैं गया वहाँ पे, देखा 2 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा हाँ भाई क्या हुआ, आप क्यों इस तरीके से रश कर रहे थे। तो बोला नहीं हमने पहुँचना है अनंतनाग में, तो हमको जल्दी जाना था। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या जल्दी है कि आपने, थोड़ा जब उनके बातचीत करने के लहजे से हमें भी लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। और पूछा आप कहाँ गए थे, उन्होंने बोला साहब हम गए थे वो डोडा की तरफ, वहाँ जेल है, इनकी जेल थी किश्तवाड़ डोडा की तरफ, वहाँ किसी से मिलने गए थे, कोई हमारा रिश्तेदार था वहाँ पे है। तो मैंने एक जो हमारे साथ एक लड़का काम कर रहा था, मैंने कहा जरा चेक करो यार, फ़ोन करो पता करो। कि तो कोई आया था। वहाँ पे फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे कोई आज मुलाकात हुई थी, बोले नहीं आज तो दिन ही नहीं है मिलने का। ओह। तो हमने कहा अच्छा, हमने इसको ये नहीं बताया। फिर हमने इससे थोड़ा सा और उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, बातचीत शुरू करी, भाई कौन रहता है। तो उसमें साहब बनिहाल के बाद एक जगह वजूर करके है, वहाँ पे हमारा गांव है और हम वहाँ पे रहते हैं। उन दोनों में से एक आदमी बात कर रहा था, एक आदमी बिल्कुल चुपचाप था। जब हमसे कोई सवाल पूछते तो जवाब देने से पहले एक ही जवाब दे रहा था। तो हमें कुछ सही नहीं लग रहा था कि कुछ तो सही गड़बड़ है। जैसे ही उसने बोला वजूर में है, तो हमने तुरंत एक पेट्रोल पार्टी निकाली कि जाके फट से चेक करो, एंड दैट इज अबाउट 25-30 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेम प्लेस। सो इमीडिएटली पार्टी वाज सेंट, दे चेक्ड अप एंड पता चला हाँ भाई एक बंदा उस नाम का उस गांव में है। जब और पता किया तो पता चला वो एक OGW, ओजी ओवरग्राउंड वर्कर, जो कि सपोर्ट करता है टेररिस्ट को लॉजिस्टिक्स के लिए या इस तरीके। तो कुछ नहीं पता कि एक है आदमी, पर वो उसका भी इतना काम वाम नहीं करता है, पर वो किसी जमाने में टेररिस्टों को सपोर्ट करता था। अच्छा। बट वो अच्छा आदमी है, बढ़िया है, उसके पास घर वर सब है, बीवी बच्चे सारे कुछ है। मैं कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। वापस आए, हमने कहा भाई तेरे तो ये पता चला है, तू बता क्या कर रहा है आजकल। So when we started and then we separated the 2 individuals and we started asking them few questions, and after few hours he broke down. He said साहब मैं एक्चुअल में ये जो आप बंदा देख रहे हैं, इसको मैं गाइड के तौर पे लेके जा रहा हूँ अनंतनाग। मैं ये है कौन। बोल साहब एक टॉप मिलिटेंट कमांडर है ये। वाह। बोल साहब ये टॉप मिलिटेंट कमांडर है और वहाँ पे अनंतनाग में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इनकी कोई मीटिंग है, उसके लिए मेरे को टास्क दिया गया था कि इसको जम्मू से लेकर जाइए, वहाँ पे इसको मिलवाइए। तो मैं आया था जम्मू में, इसको लेके मैं जा रहा था और हमें आज ही पहुँचना था। कौन सा है, तब उसने जब बताया फिर हम इसके पास इससे बातचीत शुरू करी। जब इससे बातचीत शुरू करी तो पता चला ये तो उधर का POK का रहने वाला एक टेररिस्ट है। अच्छा। फिर बातचीत और शुरू हुई, फिर 2 दिन 3 दिन तक हम लोग ने काफ़ी ऑपरेशंस किए इसके information देने के बाद, and finally after 3 days we handed him back to the police, and then of course he was dealt as per the law of the land. But I'm just saying a very innocent act, unintentional act led you to a very major operation for next 3 days. So an awareness. and the awareness to the situation, and also कि you should be able to, what comes in your way you don't know, but you have to be always up and about and alert to see that these things are addressed. So एक छोटा सा, मैंने आपको एक छोटा सा एपिसोड which could have just gone past, अगर ये शायद ये ओवरटेक नहीं करता, शायद वो ड्राइवर ने, अगर हमारे ड्राइवर ने हमें फोन नहीं करता तो ये आराम से निकल चुका होता। बिल्कुल। एज ए सिविलियन इतने लोग जा रहे हैं, 2 बंदे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको तो नहीं मालूम है। करेक्ट। बट एक उनकी तरफ से एक उनका एक्ट made us feel suspicious, and thereafter when we drilled them for their information we got a lot of information.
आप जैसे बोल रहे सर सिविलियन, है ना, आप स्टार्टिंग में जब आपने बोला 80s की बात थी तब ज्यादातर लोग बाहर से ही आए होते थे पीओके ज्यादातर से, शुरू की शुरू का मिलिटेंसी में, टेररिज्म। हाँ, हाँ ज्यादातर 20s में ऐसा हो गया कि लोकल वाले भी लोकल यूथ भी थोड़े। मिसगाइडेड यूथ हो गए हाँ, थे, बिकॉज अब आप सोचिए 90s में जो थे, जो टीनेजर रहे होंगे वो उस समय 22 साल 23 साल 24 करेक्ट। साल, और उनके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है, उनके जो रेडिकलाइज जो वहाँ के लोग हम्म। होते हैं जिनका काम ही यही होता है। हम्म। सो अब सवाल ये है कि आपके लिए तो ये टफ से भी टफर होता गया है साल भर साल, क्योंकि अब अगर अंदर के लोग ही ऐसे होंगे तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिविलियन एंड अ पर्सन हु इज यू नो इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस? देखिए, जब आप उस माहौल में रहते हैं ना, आप उस जगह को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे हैं और उस जगह में 10 गांव हैं, मान लीजिए हाँ। आपको उस 10 गांव का पूरा बही खाता जिसे बोलते हैं ना, आपके दिमाग में चलता है। इतने घर हैं, इतने लोग रहते हैं, इस फैमिली में ये है, इसका लड़का वहाँ काम करता है, इसकी बेटी वहाँ स्कूल में जाती है, इसका ये, तो आप हर एक चीज को बड़े बारीकी से उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम्म। हर एक चीज का आपके पास डेटा है। जहां पे भी कोई थोड़ा भी वेरिएशन होता है, भाई एक एक जो वहाँ का लोकल किसान है वो एक तरीके का पैटर्न होगा कि भाई सवेरे उठेगा, खेती करेगा, जाएगा, फसल बनेगी, फसल को काटेगा, फसल बेचेगा, फिर वापस। सो इट्स अ लाइफ विच गोज ऑन लाइक दिस। बट द मोमेंट देयर इज अ वेरिएशन, आपने लगा यार फसल कटने का टाइम हो गया है, कट नहीं रही है, क्यों नहीं कट रही है, व्हाई इज इट नॉट कमिंग टू द विलेज, टू इज नॉट कमिंग टू हार्वेस्ट द लैंड? हम्म। इट मीन ही इज गॉट, इज ही समवेयर एल्स? आप हम्म। देखिए, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको, हार्वेस्टिंग को आप देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग को भी आप ध्यान से देख रहे हैं यार, हाँ। अभी तो इसने सेब उतारने थे, अभी उतारा क्यों नहीं अभी तक यार? वाओ। सो अभी आपको एक पैटर्न नजर आ गया है कि यार इमीडिएटली चेक करो यार ये बंदा किधर है यार, साहब वो तो गायब है पिछले तीन दिन से, अब 6 महीने से तो आया ही नहीं यहाँ पे। फिर आप लग जाते हैं पीछे, पता करने लग जाते हैं। एक तो ये हो गया, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस थिंग। देन ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी, सो दैट इज योर ओन सेंस ऑफ ऑब्जर्व। देन ऑल्सो आजकल तो चलिए मोबाइल आ गया है, सोशल मीडिया का आप बड़े आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, हम्म। ट्रेंड्स देख सकते हैं। भाई आप मैसेज जब चल रहा है आप इजीली बना सकते हैं कि भाई इस जगह पे भाई बहुत ज्यादा मैसेजेस जा रहे हैं, हम्म। इस जगह पे भाई इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। आजकल तो किसी भी आपको कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी आप लोग जैसे एजेंसीज है काम करती हैं सबकी, हम्म। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। So that also gives you, the social media gives you an insight of the happening things. So as the technology improved, as the environment changed, so we also kept adopting new things. We also kept abreast to what is happening. ठीक है, तो उससे करते करते अभी आप मतलब वी कुड इजीली फील द प्लेस, वी कुड सेंस द थिंग्स बट ये एंड वी मुश्किल कुड। नहीं होता सर इतने सारे लोगों को नहीं बिल्कुल ध्यान नहीं में होता रखना? ना, बिल्कुल नहीं मुश्किल है भाई, ये तो आपका काम है यार। काम तो आप। आपका देखिए काम क्या है, एक इन्वायरमेंट को सेफ रखना है। हम्म। अब उस इन्वायरमेंट में कौन कौन है? उस इन्वायरमेंट में लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, there are some religious heads, religious teachers are there, some local politicians are there. You know, it's a society which has got so many, so you have to keep everything, you have to be very observant, you have to understand everything of the ground. हम्म। अगर आप उसको थे तब आप एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पाएंगे। आपका एम क्या है? उस इलाके को के अंदर शांति बहाल करना, किसी किस्म का इंसिडेंट ना हो, यही है आपका मेन टास्क है। करेक्ट। और जो मिसगाइडेड यूथ हो उनको वापस उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना। तो कई बार आपको जब गए, आप किसी के बात कर रहे हैं, आप बात करते हैं, तेरा बेटा नजर नहीं आया, कहाँ है आजकल? तो आप बाहर पढ़ने गया है, कहाँ गया पढ़ने के लिए? फर साहब वो आजकल चंडीगढ़ में है, कॉलेज में कर रहा है। कौन से कॉलेज में गया है? फलाने कॉलेज। कौन सा कोर्स कर रहा है? कहाँ तक लेके जाएगा? भाई अगर आपने, या तो आपकी स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो कि आप लास्ट तक खींच के ले जाओगे, जैसे दृश्यम 2 वालों की थी। अब ये तो मुझे पता नहीं, पर आपकी इस स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन नजर आ जाएगा। और दैट इंडिकेशन इज गुड इनफ। यार इसका लड़का लगता है गायब है कहीं से। फिर आप कहीं और से पूछेंगे, यार उसका लड़का नहीं नजर आ रहा, कहाँ है आजकल? अरे साहब पता नहीं है, वो तो निकल गया है, ट्रेनिंग कर रहा है आजकल। मतलब आपको बताया ना, अब ये कंफर्म हो गया भाई इसका बेटा लगता है क्रॉस कर गया है और वहां पे ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा, अभी हमें मालूम चल गया। अब तरीका है भाई, देखिए चाहे कुछ भी हो, बच्चा अपने माँ बाप से हमेशा जुड़ा रहता है, मिलने भी आएगा। और उसके माँ, लेट मी टेल यू, दिस सोसाइटी वाज अ वेरी क्लोज knit सोसाइटी, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फैमिली वैल्यूज। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, वेरी स्ट्रांग फैमिली वैल्यूज दे हैव, दे वेरी, जिसे बोलते हैं आपस में बड़े अच्छे से उनका एक वो है, रिलेशनशिप है। तो आप उनके बजाय उनकी माँ से बात करें, उनके फादर से, देखिए आप अपने बेटे को समझाइए,
फिर जहां मौका लगे हम लोग भी कुछ हेल्प करते हैं कि अच्छा भाई उसको चलो खबर कर दो यार, चल तू वापस आ जा, तेरे को कुछ नहीं होएगा, तू आके वापस। एंड कई लोग, कई बच्चे जो कि ऐसे चले जाते थे वापस भी आए हैं, एंड वापस आके मेन स्ट्रीम में रह के, एंड दे लिव्ड लाइक अ नॉर्मल लाइफ, दे लेड देयर नॉर्मल लाइफ. So it is either, and some people they don't want to come back, and they say, you know, whatever it is, we will perish in this, and they perish. मैं इसी पे ना, एक आईपीएस ऑफिसर हैं, वो उनके साथ मैंने एक एपिसोड किया था। उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर में, और उन्होंने भी काफ़ी ऑपरेशंस किए थे टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के अंदर। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका किसी टेररिस्ट के साथ ऐसे आमना सामना हुआ हो और आपने बात की हो। तो बता रहे थे मुझे कि मैंने एक टेररिस्ट को पकड़ा, और वो टेररिस्ट मतलब नहीं मान रहा था सरेंडर करने के लिए। और बहुत हमने कोशिश कर ली, हमने बहुत उसको समझाने की कोशिश की कि भाई तू सरेंडर कर दे, नहीं तो एनकाउंटर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन गो बोथ वेज। अब फाइनली उन्होंने क्या किया, क्योंकि जैसे आप फैमिली वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने उसकी मम्मी को बुलाया, उनकी मदर को बुलाया, उस टेररिस्ट की, उसकी मदर के थ्रू इन्फ्लुएंस हाँ कराया, बिल्कुल और वो टेररिस्ट फाइनली सरेंडर कर गया। तो फैमिली वैल्यूज़ की जो आप बात बता रहे हैं वो बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल. स्ट्रांग है वहाँ पे। 2002 की बात है, 2002 या 3, आई थिंक 2002 की, एंड ऑफ 2002 की है, या आई थिंक सो अराउंड दैट टाइम. वी वर ऑपरेटिंग इन दी ऑन दी फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंजेस. अच्छा। पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे, उसके फुट हिल्स पे हम लोग का हेडक्वार्टर था, और वहीं से हम ऑपरेट करते थे. तो हमारा था कि भाई किसी तरीके से जो भी है, पहले कोशिश होती थी कि उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाए. तो इस तरीके से हमने कुछ एक जो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर्स थे, कंपनी कमांडर्स थे, उनको ये मैंडेट दिया कि आप कोशिश करो कि आप किसी भी तरीके से कुछ को, बिकॉज इट इज लाइक अ चेन, वन चैप विल सरेंडर, टू मोर विल कम इन. करेक्ट। So it has to, someone has to come in. So he said, besides doing your normal day-to-day operation, let's also focus on surrendering of terrorists. तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया, लोगों को ये विश्वास दिलाया. देखिए क्या हो जाता है जब वो चला जाता है दूसरी तरफ काम कर, उसको ये नहीं भरोसा कि अगर मैं वापस जाऊंगा कि मेरे को ठीक से ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, या मेरे साथ क्या करेंगे. तो एक किस्म से उसको, उसकी भी एक एप्रीहेंशन होती है. तो हम लोग ने इस तरीके से एक मुहिम सी चलाई कि चलो हम कोशिश करते हैं सरेंडर करवाने की. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में हमने 7 लोगों को, 7 टेररिस्ट को एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की. दे केम विद देयर वेपन्स, दे हैंडेड ओवर देयर वेपन्स, दे मेट देयर फैमिलीज, एंड देन वी सेड ओके, आफ्टर दिस your families will take you back. You will not be taken to the police custody. अच्छा. You will go with your families. However, but since you have been out of this thing, the law and order has to go through this process. वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो भी वो सवाल जवाब है, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट इशू. One part is to see that you don't get into this environment. Second is to unite you with your family, and third part is that you now go through the law and जो भी लॉ का जो सिस्टम है उसको आप गो थ्रू करिए. एंड उससे, एंड the seven of them, they just surrendered. So it was मतलब we actually felt so good about it. मतलब कोई एलिमिनेट करने से ज्यादा हमें इसमें ज्यादा खुशी मिली. भाई एलिमिनेट करना तो ठीक है यार, एलिमिनेट हो गया, लेकिन उसको वापस आप मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं, उनकी फैमिली से मिलवा रहे हैं. तो isn't that it's a more of a, बहुत बड़ी बात है ये तो. So इस वजह से आज भी वही कोशिश रहती है, जो भी वहाँ पे ऑफिसर ऑपरेट करते हैं, जो भी वहाँ पे होते हैं, कि भाई मारना तो सबसे, it's not this thing, but to get him to the mainstream and then make him part of the mainstream is what should be the focus of everyone. And there are our own people, they're not कहीं बाहर से नहीं आए हैं. बस ये है कि किसी वजह से, किसी के बहकावे में आके वो स्ट्रे हो गए. बट सर इतना आसान कैसे है बहकाना, मतलब क्योंकि क्या ऐसा बताया जाता है कि जो वो बहक जाते हैं? होता है बहुत कुछ. इट इज नॉट वन डे अफेयर. इट इज नॉट कि आपको एक बैठाया, क्लास ले ली आपकी, वो एक तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन है. आप समझे, इंडोक्ट्रिनेशन सडनली ऐसे नहीं होता है. वो कई दिनों तक चलता है, और जब उनको लगता है यार ये इस लेवल पे आ गया, तो उसको फिर अलग से ले जाके वो उसको समझा दिया जाता है कि भाई अब आप जाइए ट्रेनिंग करिए. ऐसे नहीं कि सभी लोग, वो देखते हैं जिनका ये काम है, जो इस तरीके के लोग होते हैं, जिनको उनको रेडिकलाइज कराना है, वो बड़े क्लोजली हर एक यूथ को ध्यान से देखते रहते हैं. यार ये लड़का, इसमें बात है यार, ये इसको लगता है कर सकते हैं, या वो वीक है, कुछ है, मतलब इसके अंदर कुछ है, या तो कोई एग्रीव्ड है, या सिस्टम के अगेंस्ट में इसको कुछ, इसके माँ बाप को कोई तकलीफ दी है, ही वांट्स टू बी अ काइंड ऑफ रेबल, एग्रीव्ड है, तो इसको ले आओ. सो इस तरीके से वहां पे जो रेडिकलाइजेशन का जो इश्यू चला था वो है. अब धीरे धीरे लोग, अब आप देखिए पहले इतने ढेर सारे होते थे, आज करते 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 काफी कम हो गया माहौल. काफी अच्छा है माहौल, एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम.
once there is a confidence in the people of the state, things are going to be wonderful. Once again, it will be a heaven on earth. I'm telling you, it will be heaven on earth. बट जब आप उन गलियों में रेकी करते हो या अपने ऑपरेशंस करने निकलते हो, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपको हर चीज को एक शक की निगाह से देखना पड़ता होगा. हाँ बिल्कुल, आप जा रहे हैं, गाड़ी निकली है. इज इट नॉट ड्रेनिंग? नो नो नो, इट बिकम्स अ इट्स सेकंड हैबिट हो जाती है कुछ समय बाद. हाँ. इट बिकम्स अ सेकंड हैबिट. लाइक यू वॉकिंग, यू सी अ व्हीकल, आप व्हीकल के अंदर कौन बैठा है, आप देखते हैं अच्छा भाई व्हीकल है, आप खुद गाड़ी पे जा रहे हैं, आगे कलवर्ट आ गया, आपके दिमाग में कहीं कलवर्ट के नीचे कोई आईडी तो नहीं लगा है. इट्स अ मेंटल प्रोसेस व्हिच कीप्स हैपनिंग टू यू. It happens, and it's not that it is training you, but then you stop a vehicle before the culvert, you get down from there, you tell boys to okay, have a look at it under the culvert, चारों तरफ एक जाके ऐसे करके घूम के, अच्छा भाई आगे, हाँ साहब ठीक है साहब, गाड़ी निकाल दो, चलो आगे बैठ गया गाड़ी में, फिर चलेंगे आप. It's a part of your drill, it is part of your system. भाई अगर एक मान लीजिए कोई एक आप जिसे बोलते हैं ना, कोई गाड़ी जा रही है, कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज हैं जो सच में ऐसे हुई वहां पे, जो कैसे? आपने ऑब्जर्व की हो? जैसे आप गाड़ी का एग्जांपल दे रहे हो, हाँ ऐसी और चीजें भी हुई होंगी वहां पे, आई एम नहीं, श्योर. वहाँ तो बहुत ये सब चीज तो रोज का है. हाँ. मतलब इट्स नॉट दैट इट डजंट हैपन. हाँ. इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. जैसे आप कभी गए, कभी बात होती है आप निकल रहे हैं, लेकिन आपका जो आपने इतना अच्छा वहां पे काम किया है, कई लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं. कई सपोर्ट करते हैं. कई बार तो ऑपरेशन ऐसे हुए हैं कि जो कि गांव के बच्चे आके बता जाए कि सर अच्छा. वहां पे कोई आ रखा है, देख लीजिएगा. अच्छा. बस ऐसे बता के बच्चा चला गया. It's not that everything. There have been many incident where you have just going on a normal patrol, an area domination patrol. You have just come out of it, and suddenly one person will come and tell you, सब देख लीजिएगा एक बार. अच्छा, टिप ऑफ कर देते हैं पहले ही. सब कुछ हरकत हो रही है, बस. That's good enough for you to thereafter get into your action. So a lot of people support you because कुछ भी बोलिए, वो भी तो बेचारे इसी हालात के मारे हैं. करेक्ट. भाई अगर आपके घर में मान लीजिए आपका बेटा गलत रास्ते में चला गया, तो आपको भी तो गलत उससे देखा जाएगा. बिल्कुल. भाई आप उसी सोसाइटी में तो रह रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से देखा जाएगा. आप जब बाहर बाजार में निकलते हैं, इसका लड़का इन सब में है. हाँ, ये सब काम कर रहा है. करेक्ट. तो कई they feel they want their children to be back here. Who doesn't want to have a good family? बिल्कुल. It's a human. We are all social people. We've got a strong social values. So no one wants their child to be getting misguided here. बट आप क्या बॉडी लैंग्वेज से कैसे डिफरेंशिएट करते हो? ये इसमें देखिए ये तो गलत है. एक्सपीरियंस की बात है कि हाँ. जिससे बोलते हैं ना, यही तो इसी का तो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है. एंड शुरू में ऑफ कोर्स नहीं पता चलता है, हाँ. पर जब आप उसमें रहने लगते हैं उस माहौल में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद, आपको बड़े आराम से आप हर चीज को विजुलाइज कर सकते हैं. गिव मी एन एग्जांपल. लाइक अगर आपके सामने कोई टेररिस्ट आया, क्या ऐसी चीज आप नोट करते हो या ऑब्जर्व नहीं करते नहीं हो? नहीं, देखिए टेररिस्ट ऐसे नहीं है कि टेररिस्ट आएगा. कई बार होते, कई आते होंगे जिनको हम कभी नोटिस नहीं करते हैं. हाँ. कई होते हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि योर सिचुएशनल अवेयरनेस हैव टू बी ऑफ अ वेरी वेरी हाई ऑर्डर, so that no situation should go unnoticed by you. That is the bottom line. कि आप हर एक चीज को जिसे बोलते हैं उस नजर से देखेंगे. हाँ. भाई मान लीजिए आप किसी के घर में आप पहुंचे, वहां पे आपने उससे बात करनी है. एक तरीका आप सीधा घर के अंदर चले जाएंगे कि अच्छा भाई उससे बात कर रहे हैं, कहाँ है क्या है. एक तरीका है उस घर में जाने से पहले आप एक अपना पूरा एक कॉर्डन लगाते हैं उस घर के चारों तरफ. आप अपने एक कॉर्डन लगा के फिर आप अंदर जा रहे हैं. हाँ. कि भाई अगर मैं अंदर जाऊं और कोई हो तो भागेगा तो पहले पकड़ा जाए. हाँ. आप देख रहे हैं कि Correct. it's a kind of a spontaneous reaction to your way of functioning there. And it comes with It experience. comes with an experience, it comes with training, and it comes with मतलब जो भी आप जब उस माहौल में रहते हैं तो अपने आप सीख जाते हैं. कहावत है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. So you have to survive into that environment. So you have to live like that. And आपने कभी डायरेक्टली कैप्चर किए हैं टेररिस्ट या मिलिटेंट्स? नहीं, देखिए मैंने आपको इंसिडेंट बताया. हाँ. वो सबका जैसे कि तो उस तरीके का ऑफ कोर्स. Have you like talked to someone? Yeah, so many times. अच्छा. So many times I made them sit in front of me and talk. हाँ. मैंने आपको एग्जांपल दिया उसका, जिसको जो एक टॉप कमांडर था, मिलिट्री हाँ, कमांडर, बिल्कुल. उसके साथ बात करी 3 दिन तक बात करते रहे. हाँ. दिन रात. पर उसका तो जैसे पता नहीं था पहले कि वो है, उसका तो नहीं, शक की निगाह से बात हुई थी पहले. स्टार्ट हुई शक की निगाह से. हाँ. बाद में कंफर्म हो गया. Correct. उसी ने बताया कि साहब ये, तो उससे हम बात करते थे, आराम से बात की जाती थी, उससे सवाल जवाब पूछा जाता था, क्या है, कैसे है, कहाँ पे है, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं. वो बताएगा कुछ नहीं आपको. ही इज अ हार्डकोर मैन, ही इज नॉट गोइंग टू शेयर एनीथिंग. बट ये है कि ठीक है, आप सो ऐसे चलता है वहां पे. हाँ. अब तो काफी ये सब चीजें तो बहुत पहले की बातें हैं. हाँ. अब तो थिंग्स आर मच मच बेटर. आपने रशिया में जाके ट्रेनिंग ली थी स्पेसिफिकली काउंटर टेररिज्म के ऊपर. जी जी जी. व्हाई रशिया?
एक्चुअली क्या था कि एक इट्स नॉट दैट व्हाई रशिया, हम्म, बट मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उस समय था, एंड so they wanted to get some officers trained in the counterterrorism and hostage negotiation. हम्म, You know, it is we learn from each other's experience. ठीक है, वो तभी जैसे कि रशिया में चेचनिया में कुछ हो रहा था, उनके यहाँ एक आपको याद होगा, एक बहुत इंसिडेंट हुआ था, एक हॉल के अंदर कुछ लोग को होस्टेज बना लिया था, फिर उसमें काफी कैजुअलिटीज। मैं पढ़ रहा था उसके अंदर 2004 की बात है। हाँ बेस्लान स्कूल के अंदर रशिया में जी एक हाँ सीज जी हुआ था जिसमें हाँ ऑलमोस्ट चेचन्या के जो टेररिस्ट हैं एक स्कूल को कैप्चर कर लिया जी था, हाँ और उस पूरे ऑपरेशन जो 3 दिन चला उसमें तकरीबन 186 बच्चों की डेथ हो गई थी जी हाँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंसिडेंट। एंड क्योंकि ये हुआ रशियंस के साथ, तो रशिया ने उसके बाद अपना पूरा काउंटर टेररिज्म एंड हॉस्टेज नेगोशिएशन का डॉक्ट्राइन बदल दिया। जी हाँ। और वो बदलने के बाद आज की डेट में अगर देखा जाए तो रशिया हैज द बेस्ट एंड एलिटेस्ट काउंटर टेररिस्ट एंड hostage negotiation forces in the world. Yes, you're right. You're right. So I ये had an पूरा सिचुएशन। opportunity to go through a training, हम्म, because since we also knew that they have mastered this या aspect. So I said, "Ki we must have some kind of an exchange." Of course, I was lucky enough हम्म, that I was shortlisted to go through that training. I had about 4 weeks of training with them. क्या होता है सर And ट्रेनिंग में, थोड़ा सा अगर बता सकें कि देखिए, एग्जैक्टली क्या सीखते हैं उसमें। देखिए, it's a मैं आपको बड़े लेमैन तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिविलियन तरीके से बताऊंगा, हाँ, although it has got no relation to what you're asking, but I'll give you a very rudimentary kind of an example. ठीक है। आप एक बाजार में जाते हैं, आपने कोई सौदा खरीदना है, ठीक है, हम्म, मान लीजिए आपको कोई सौदा खरीदना है और उसकी या कीमत होती है, कितने का है भाई, हम्म, बोल साहब ये 500 रुपए का है, तो आप उसको वे करते हैं, यार ऐसा करो कि हम इसको इस पे हम आपको 300 रुपए दे देंगे, फिर बोला नहीं साहब 300 नहीं 400 दे दीजिएगा, फिर आप क्या कर, आप उससे नेगोशिएट कर रहे हैं, आप Correct. उससे नेगोशिएट कर रहे हैं, एंड देन यू कम टू अ डील, एंड फाइनली यू पिक अप दैट आइटम एंड ब्रिंग इट बैक. सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर थिंग? नेगोशिएशन. हम्म, Negotiation could be anything. Negotiation could be of a hostage. Negotiation could be for anything, but it is definitely a science. आप कहीं होंगे, बोलते साहब मुझसे नहीं होता है नेगोशिएशन, आप ही होंगे, आप ही के घर के अंदर होंगे, हाँ, हो सकता है आपके भाई हो या हाँ, बहन हो, यार मुझसे नहीं होता है, हाँ, कि और मेरे को नहीं पढ़ना इन यार सब मेरे में। को नहीं पढ़ना, जो है दे दो यार. हाँ, बिल्कुल। एक तो वो तरीका है, और एक तरीका होता है नहीं सर, बेशक 5 रुपए कम कराऊंगा लेकिन मैं नेगोशिएट पक्का करूंगा. हम्म, सो व्हाट इज इट? देयर आर सम पीपल हु मास्टर दिस आर्ट ऑफ नेगोशिएशन. हम्म, So it's a very scientific way of negotiating, and when a person is in that situation, हम्म, if he's in that situation, you have to use certain tools, certain scientific tools, certain psychological aspect to see that the man is ready to negotiate with you. One is the closed door. बोले साहब एक जैसे होस्टेज हो गया, बोले साहब मेरे को तो निकलने का चाहिए, मेरे को तो ये रूट चाहिए, मेरे को एक एयरक्राफ्ट चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, और मेरे को साहब, हम्म, और आपको मालूम है ये सब चीज हम नहीं दे सकते हैं उसको, हाँ, लेकिन वो तो मांग रहा है, तो एक तरीका यू क्लोज नहीं, भाई हम नहीं देंगे, अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर तो वहीं पे बात खत्म होगी ना. लेकिन नेगोशिएशन के अंदर देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग विद हिम, देन यू आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स धीरे 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 फ्रॉम वेरी स्टॉन्च behavior to mild to finally he comes to a stage where when you convince him कि this is futile, what you're doing is futile, हम्म, drop it. He starts feeling that you are part of him. अच्छा, By the time you finish the process, he starts feeling yeah, he's the right man, he's the one who's actually going to help me out to come out of this crisis. हाँ, You see that? बिल्कुल। So it's a process. And you require a very high level of training, and it's not that everyone can go through it. कई लोग हैं जो कि इस आर्ट में नहीं कर सकते हैं, हाँ, आप उनको कितनी भी ट्रेनिंग दे दीजिए, बट कई लोग हैं वो अंडरस्टैंड, इसके अंदर आपको किसी का माइंड सेट समझना चाहिए, वो किस किस्म से माइंड, अगर आप बात कर रहे हैं, मैं आई शुड बी एबल टू रीड योर माइंड वेरी फास्ट. आई नो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग, दिस इज व्हाट इट इज, प्रॉब्लम इज, इसका ये है, इसका बैकग्राउंड चेक, व्हाइल आई एम डूइंग योर टॉकिंग टू यू, आई एम डूइंग योर बैकग्राउंड चेक आल्सो. हम्म, किस किस्म से इसकी परवरिश हुई है, किस किस्म के माहौल में ये रहा है. हम्म, It will give me some insight into your mind, because finally I have to get into your mind and make you react, make you act on what I wanted. हाँ, So until unless I know your mindset, I can't do that. हम्म, So it's a hostage negotiation, for that matter, is something like on these lines. हम्म, So ये मैं आपको बहुत ही ब्रॉडली तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज इसके अंदर बहुत हर एक एस्पेक्ट का बहुत ही डिटेल में आपको वहाँ पे हमें सिखाया गया था, समझाया गया था. उनके जो इंस्ट्रक्टर्स थे, दे वर ऑल स्पीकिंग रशियंस. हाँ, हमें रशियन आती नहीं थी, तो पहले वो रशियन में बोलते थे, फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता था, फिर उसके तो हमें एक उस जगह का एक तजुर्बा सा मिला, हाँ, and it was a good, it helped you a lot. It helped you a lot, not only that you have to do a negotiation for the hostage, it also helped you to do in day to day जो आप काम कर रहे हैं या जो भी आपने अपने एडवर्सरी से बातचीत कर रहे हैं,
वो आपको हेल्प करता था। हाउ डू यू गेट इनटू समवन्स माइंड व्हाइल यू आर नेगोशिएटिंग? यार देखो वही मैंने आपको बताया ना कि जैसे क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग है सर, मतलब इसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे कब मौका मिलेगा नहीं आपसे देखो यार, मिलने का। ये बड़ी जिसे बोलते हैं ना, हाउ टू गेट इन समवन्स माइंड, इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, हम्म। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट. I should be talking to you in such a way that after some time you feel that this man is my best bet. अच्छा। जैसे हम 4 लोग बैठे हैं या 3 लोग बैठे हैं इसमें, आपने एक माइंड बना लिया होगा, यार ये अच्छा है, ये मीडियोकर है, ये तो बिल्कुल बकवास है. हम्म। क्यों बनाया है? क्योंकि जो अच्छा बंदा है ना, आपके एक माइंड सेट को एक माइंड के अंदर एक जगह बना ली है. हम्म। ही इज बिकम पार्ट ऑफ योर सिस्टम, पार्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस, हम्म। है ना? उसी तरीके से जब आप किसी से जब बातचीत करते हैं, यू हैव टू मेक योर स्पेस इन हिज थॉट्स. जब जैसे एक बार बन जाए, फिर उसी को कल्टीवेट करते रहिए, बनाते रहिए. फिर आपको लगेगा, आपके खुद के ऑफिस में देख लीजिएगा, 20 लोग हैं, बट 20 में से अगर आपको बोला जाए भाई आप 1 to 20 में ग्रेड करिए, हम्म। तो ऑटोमेटिकली एक बंदा ठग से आप ग्रेड करते हैं. क्यों? बिकॉज ही इज गॉट सम काइंड ऑफ स्पेस इन योर थॉट प्रोसेस, हम्म। some kind of special place, maybe because of his work, maybe because of his technical qualification, maybe because वो चापलूसी करता आपकी. It could be anything. हाँ। But he has found a space for himself in you. हम्म। This is what it is. बट टेररिस्ट या जो मिलिटेंट है या जो ऐसा काम करके बैठा है और आप उसके सामने गए हो नेगोशिएट करने के जी लिए, हाँ, जी हाँ. वो तो आपको एनिमी मान रहा है ना एक हाँ, किस्म से। स्टार्ट उसी से करता है. हाँ, तो फिर हाउ डू यू गेट इनटू That is कि what मेरा I'm फ्रेंड saying. बन जा तू अब? यार ऐसे थोड़ी होता है, वो हाँ। बड़े टाइम लगता है उसको, हाँ। बहुत टाइम लगता है. इट इज नॉट कि वो आपने आप शुरू करी बात है वो विद इन हाफ एन आवर वो आपको बेस्ट फ्रेंड समझने लगेगा. हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है. इट्स अ गेम ऑफ It can- पेशेंस। yeah, patience, and आप बड़े तसल्ली से, डोंट गेट एजिटेटेड, डोंट शो योर इमोशंस, बड़े प्यार से आराम से बातचीत करिए. हम्म। ठीक है, खूब बातचीत करिए, खूब उससे उसके एंगेज करिए टू कॉन्वर्सेशन में. अच्छा, अभी बात करें, पूछोगे आफ्टर हाफ एन आवर वील स्पीक अगेन. सो यू एंड अर्ली? No, no, no. You talk to a person and then you don't finish the conversation. अच्छा। You open the conversation and then again engage in the conversation. उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई देखिए, अगर मैंने आपसे बात करी और मैंने आपको बात करते करते, यार ये तो बंदा मान नहीं रहा यार, हाँ, तो कॉन्वर्सेशन तो बंद होगी. बिल्कुल। अब मैं क्या नेगोशिएट करूंगा आपसे? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपने मेरे को बोला कि अच्छा सर ऐसा है कि मुझे आप सेफ पैसेज दीजिए. हम्म। अच्छा भाई, अच्छा ओके, सेफ पैसेज. अच्छा, सेफ पैसेज में आप किस किस्म का पैसेज चाहते हैं? अच्छा साहब, मेरे को सेफ पैसेज ऐसे से चाहिए. अच्छा, उसके बाद कहाँ जाएंगे आप सेफ पैसेज लेके, किस तरीके से आप जाएंगे? अच्छा, तो आप जब जाएंगे तो आपको कुछ गाड़ी की भी जरूरत हो सकती है. अब क्या हो रहा है? I've got into your mind and I'm now helping you to, I'm working with you to give a safe passage. हाँ, So what will happen? उसको थोड़ी देर में लगने लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ है. ये तो मेरे साथ है यार. And finally, what is the end result? What is the purpose of it? Purpose is that you have to motivate him to get out of this situation and hand him over to you. So you have to build that kind of a confidence in him. And that confidence can only come once he feels, yeah, this man is what he will take me out. This man is one who will help me out. जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कैसे ही होगा? सो इट्स अ गुड एंड लॉट ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली आर्मी के अंदर एंड इस तरीके के हैं जहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. बिकॉज ऐसी जब सिचुएशन आती है तो बड़ा एक किस्म से बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है. बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है. उस समय कोई फोर्स नहीं काम कर सकती है. उस समय कोई, बिकॉज योर प्रायोरिटी इज टू सेव योर पीपल, है ना? आपकी प्रायोरिटी क्या है कि आप आपके लोग सुरक्षित रहें, आपका कोई नुकसान ना पहुंचे, एंड जिसका है उसको किसी तरीके से आप बिना किसी नुकसान से उसको भी आप अपने कब्जे में करके जो भी उसके आगे की कार्रवाई करिए. फिर सो ये है. एक अच्छे नेगोशिएटर और एक बहुत ही अच्छे नेगोशिएटर में फर्क क्या है? समय. एक जो बहुत अच्छा नेगोशिएटर होता है, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग आप ले लें, आप जरूरी नहीं कि एक अच्छा नेगोशिएटर बन सकते हैं, पर यस, अगर आप कई ऐसे इंसिडेंट हैंडल कर चुके हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है. वो एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा नेगोशिएटर बना देगा. इट्स नॉट दैट स्ट्रेट अवे यू आर अ गुड नेगोशिएटर, आई हैव डन ट्रेनिंग सो आई एम अ गुड नेगोशिएटर. नो, इट्स नॉट, डजंट हैपन दैट वे. इट डजंट हैपन. यू हैव डन ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ नेगोशिएशन. ठीक है, इट इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द नेगोशिएशन एंड देयर आफ्टर यू रिफाइन योर ओन वेज टू बिकम प्रोफिशिएंट इन इट. थोड़े दिन में, एक दिन, 2 दिन, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार तक आप यू आर एन एक्सपर्ट. And then it's not difficult. So that is what but it's very fascinating. और बॉडी लैंग्वेज में कुछ आप रीड करते हो?
साइकोलॉजिकली तो आपने बताया मुझे कि हाउ यू टॉक, इट्स अ पेशेंस गेम, आप अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं करते देखिए, हो। जिस समय आप नेगोशिएशन कर रहे हो सकता है उस समय तो आप उसको देख नहीं सकते ना, हाँ, वो भी आप है। देख नहीं सकते हैं। हाँ, कभी-कभी लेकिन देख भी सकते हैं अगर जब आप फेस टू फेस कर रहे हैं। जब आप उसको फेस टू फेस कर रहे हैं, हाँ, मतलब फर्स्टली ही शुड नॉट गेट फील थ्रेटन्ड बाय यू, हाँ, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। इफ ही फील्स थ्रेटन्ड बाय यू, देन द नेगोशिएशन डजंट स्टार्ट। काफ़ी मूवीज़ में तो ऐसा दिखाया हुआ है कि आप अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करोगे सामने वाले से, ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मूवीज आप ज्यादा मूवीज के उससे मत रिलेट करिए, हाँ, बट इट इज नॉट नथिंग टू डू विद द सो मूवीज। रियलिटी में यू हैव टू मेक इट इक्वल। If you have to maybe equal to start with, it has to be him on a superior level, you अच्छा, below. After few conversation you become same, and after few more conversation you start guiding him, you start actually guiding him. राइट, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, मत करो ऐसे, क्या फायदा है यार, हाँ, सेफ पैसेज ले भी क्या लोगे क्या तो क्या हो क्या जाएगा? होगा, कहाँ तक जाओगे? फालतू कोई से फिर पैसे। ढूँढ लेगा तुम्हें। तो उसको खुद को लगे यार ये तो मैं वैसे ही फालतू में ऐसे ही लफड़े में पड़ा हुआ है, हाँ, लेट मी क्लोज इट नाउ। हाँ, सो दैट इज इट, सो वी कैन। वाओ, इंटरेस्टिंग। मुझे आपने जैसे टाइम बिताया कश्मीर में, आपने ईस्टर्न लद्दाख साइड में भी काफ़ी टाइम बिताया। अब मुझे उस चैप्टर के ऊपर बात करनी है आपकी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन लद्दाख? जो चाइनीज़ टेरिटरी में आपने जो सामने, क्योंकि चाइना का बॉर्डर आता है, वहाँ के कंपैरिजन में पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, दोनों में क्या फ़र्क दिखा आपको? देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर्स there is a very clear demarcation of boundary. हम्म, There is an international border. Everyone knows. You've seen these border pillars. बिल्कुल, Border pillar होते हैं, वो डिवाइड करते हैं कि भाई ये आपका हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, and very करेक्ट। clearly defined, surveyed and recognized by both the parties. हम्म, Then you have the line of control, which is in the state of J&K. वहाँ पे भी मतलब on some part above Jammu region and the areas of Akhnur and upwards, हम्म, line of again that is very clearly demarcated lines. हम्म, It has been decided by the two countries that this will be line of control till the time a settlement takes place. हम्म, That is also understood. हमें बिल्कुल, exactly मालूम है कि भाई ये यहाँ से हमारी line of control चलती है. करेक्ट। There could be some minor differences in some areas, but by and large it is understood by both the countries. So there is a clear demarcation. हम्म, But when you come to the northern borders, this line of actual control there is a difference in perception. हम्म, There's a difference in perception. हमें मालूम है, हमें लगता है कि जो बॉर्डर की जो लाइन है वो इस तरीके से चल रही है, वो हमारा परसेप्शन है. हम्म, चाइनीज को लगता है नहीं, बॉर्डर की लाइन ऐसे नहीं चलती है, वो उनके हिसाब से एक दूसरे लेवल पे चलती है. हम्म, ये उनका परसेप्शन है. जहां पे डिफरेंस इन परसेप्शन आ गया है, हम्म, सो अब उस परसेप्शन को जो भी पार्टी अपने परसेप्शन को फोर्सफुली करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शंस होंगे. हम्म, ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू बॉर्डर्स. हम्म, Northern borders, the line of actual control is still to be decided by the two nations. Most of the areas we are aware, हम्म, but there are some pockets where there is a difference. Like in eastern Ladakh, there are some places, some in the area of Barahoti, that in the central sector, the entire state of Arunachal Pradesh, there is a difference in opinion. There are some places in Sikkim. So there are places where there is a difference in perception. हम्म। तो अगर मैं इस चीज़ को समझूं, हाँ. पाकिस्तान बॉर्डर वाला जो हमारा इशू है, दैट्स एसेंशियली आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। That's ideological, and they claim Kashmir should have been part of that. बट अगेन इट्स मोर बिकॉज ऑफ द रिलीजन एंड Uh-huh. आइडियोलॉजी। So it because it has come up on two nation theory. हाँ, India, Pakistan came in two nation theory. करेक्ट, करेक्ट। So they have to. So it's a separate thing. Whereas on the Chinese side, there's nothing called. देयर इज नो आइडियोलॉजी, There's इट्स no ओनली द ideology. लैंड। It is only the understanding of the border. हाँ, It's only that because during the olden days, because of the hostile terrain, the area there was no boundary as such. हम्म, Who were the inhabitants of that place? They were the rebos. Rebos are the like shepherds. हाँ. जैसे आप बोले ना, जो आप बकरवाल, जो कि वो गाय, जो भेड़ बकरियां हाँ, चराते हैं हाँ, ना, हाँ, वो थे. और उनका जो भी मूवमेंट होता है, पास्चर लैंड्स होते थे उनके, हाँ. ट्रेडिशनल पास्चर लैंड्स, कि भाई हम सर्दियों में यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियां चराएंगे, फिर फलाने मौसम इधर चराए. तो उनके वो सेट पैटर्न थे, और वो उसी तरीके से वो हर, जिसे बोलते हैं जनरेशन से वैसे ही चले आ रहे हैं. हम्म, So there was nothing called border. It was only the division of the pasture lands, because there were very few pasture lands. वो सारा इलाका तो बिल्कुल, आपने अगर विजिट किया है तो it's an high altitude, it's a plateau, there is no there are places which are very difficult. So it was from that point. Maybe because इसके ऊपर तो आप एक सेपरेट एपिसोड बना सकते हैं. अगर आप बॉर्डर के नॉर्दर्न बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो itself is so complicated that you have Because to of get geography.
No, because one is geography, then is a historical. हाँ, Everything has got a historical baggage. करेक्ट. There's nothing which doesn't have historic. Hmm. So you have to actually get into the उसकी हिस्ट्री के बारे में आप जब जाएंगे 11th सेंचुरी से पढ़ना शुरू करें, 10th सेंचुरी से पढ़ना शुरू, क्या था उस समय, 11th सेंचुरी में क्या था, 14th सेंचुरी तक आके क्या हुआ, 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 1842-41 के बाद क्या हुआ. अगर आप इस तरीके के देखेंगे, जब आप ऐसे माइलस्टोन जो इनके चलते रहेंगे, तब आप देखेंगे कभी बॉर्डर इधर हो गया, कभी इधर हो गया, कभी ये इसके डोमिनेंस में था, कभी ये इसको. सो देयर हैज बीन लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड. देयर बीन नो क्लियर कट Demarcation. demarcation. So that was the reason, and so that is, it will take time, it is complex, it will take time, but it will get resolved. That is also one thing I'm telling you. आपने क्योंकि दोनों एरियाज देखे हैं, हाँ. आपके हिसाब से फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, who is a bigger threat to us, Pakistan or China? No, obviously, because in this place you are generally know what you have to take care. हाँ, in the Chinese. No, हाँ, in the case of Pakistan, हाँ, by you have to maintain the sanctity of a border. right. ठीक है. So you know exactly what is there. Correct. In this place there is some ambiguity which is there. Hmm. So it is more complex to handle things on northern borders as compared to the western borders. But the best part about the northern border is that there are so many instruments which have been, there are so many agreements and instruments which are there, which actually prevents you from any situation getting, either you see 3,488 kilometers of border which is yet to be finalized, Right. which is yet to be given a firm this thing. Correct. There should be incident happening every second day, but it doesn't happen that way, because there are so many agreements, there are so many engagements which happen between the two armies. Yes, there have been problems in between. There was a problem in 62, there was a problem in 67, 68, there's been a problem in 20. Of course, their problems have been there, but then those problems have been addressed, taken care by the two nations, and aim is to maintain a lot of peace and tranquility on the line of actual control, so that an environment can get created, and that environment should facilitate the two countries to resolve the border issue. That should be the bottom line of northern borders. Post Operation Sindoor की अगर मैं बात करूं, how is the equation changed between India and Pakistan? देखिए, Sindoor was it's an operation which happened, which is I will say, an example to the entire world. There were two nuclear states. Pakistan is a declared nuclear state, so is India a nuclear state. Correct. हमारे पास भी न्यूक्लियर है, उनके पास भी न्यूक्लियर है. बिल्कुल. ठीक है. And yet there was you can say escalation. How close were we, like, और पाकिस्तान, जैसे बोला जा रहा है कि ट्रंप ने बोला कि नहीं ये तो बहुत क्लोज थे those are न्यूक्लियर के political things. I don't want to get into that. Those are political. They are different. किसने क्या बोला, कैसे बोला, उससे हमें इतना नहीं है. हमें ये देखना है कि इस पूरे इंसिडेंट से क्या चीज निकल के आई. इस पूरे इंसिडेंट से हमारी जो डॉक्ट्रिन है कि दो एस्पेक्ट बड़े क्लियरली नजर आए कि भाई ऐसा कुछ भी होगा, any act of terrorism will be considered as an act of war. This is very clearly spelled out by the Prime Minister of our country. It's very clear now. Anyone who does this kind of act will be treated as an act of war. हो गया भाई, आप करिए कुछ, हम तो आपको ठोकेंगे. हो गया नंबर में. The second thing which comes up कि any state which sponsor terrorism will be considered as a terrorist state, as a legitimate target, as a terrorist state, which means if Pakistan is sponsoring terrorism, then it will also be considered a terrorist state. Right. Again, it has been clear. And so these are two things which have come out of this doctrine, this of Sindoor. A new doctrine, and doctrine is so specific and so clear. And it has been announced, कि भाई, please don't mess with us. Don't mess with us. You do it, you have to pay it with a lot of dividends. You will be given properly. ठीक है? So ये एक चीज बड़ी clear नजर आई है. And the other thing you have to see, it was an 88 hours of action. Very specific. The objectives, the war objectives were clearly spelled out. They were executed. भाई, आपके देश में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है. आपने क्या किया? सबसे पहले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा है. एंड छोटा मोटा नहीं तोड़ा है. यू हैव स्ट्रक दी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर, मुजफ्फराबाद में बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहाँ पे
जिसे बोलते हैं ना, hundreds of terrorists are doing training. Muzaffarabad, Bhimber, Kotli, Chakamru, you see all these areas, they're all big training camps. करेक्ट. They're not small कि यहाँ पे कोई 150 या 10-20 terrorists. They were big camps where they were being trained before they start getting inducted into the country. ठीक है. So you actually said कि it is very specific. You did a terrorist act, I'm going to strike here, and I don't intend to hit your military target and civilian target. And no military and civilian targets were hit during this first phase of your operation. So it was a very clear message. And our country also, the next day, the foreign minister and everyone, they said, our aim was to hit the terrorist target. We have done it. That's it. But then they raised the escalatory ladder to the next level where they try to strike our air bases. They try to hit हमारे कुछ एक मिलिट्री सेटअप को ड्रोन्स के साथ उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी. एंड वी सेड ओके, यू वांट टू, अगर आप बढ़ाना चाहते हो हम भी बढ़ा देते आपके लिए. हमने भी फिर बढ़ा दिया. हमने जाके उनके फिर जहां पे उनको सबसे ज्यादा दर्द होना था उनको जाके वहां पे दर्द पहुंचाया. एंड इट्स अ फैक्ट. इट्स नॉट दैट अदरवाइज यू टेल मी कि 88 आवर्स के अंदर यू हैव मेट 2 ऑफ योर मेजर ऑब्जेक्टिव्स, वॉर ऑब्जेक्टिव्स, एंड द अदर कंट्री इज रेडी टू रिकनसाइल. बोलते यार बस करो. तो बस क्यों करेगा भाई? जब कहीं दर्द हो रहा होगा तभी तो बस किया है ना. बिल्कुल. अगर उनके 10 तारीख को दोपहर में 3-3:30 बजे उनका कॉल आता है कि भाई लेट्स कॉल इट ऑफ, ऑब्वियसली इट मींस दे हैव बीन हिट बैडली एंड दे डोंट वांट इट टू, बिकॉज व्हाट वुड हैव बीन द नेक्स्ट लेवल. आप ये देखिए ना भाई, आपने उनके एयर बेसिस को 11-12 बेसिस को आपने डिस्ट्रॉय किया. आपने एक ऐसा बेस डिस्ट्रॉय किया जो कि उसका जिसे बोलते हैं ना ज्वेल इन दी सीरीज ऑफ एयर बेसिस. नूर खान, सरगोदा, they are the top bases for its operations. आप वहां तक पहुंच गए हैं, उसके एकदम हार्टलैंड में पहुंच के आपने उसको तकलीफ दी है. तो वो क्यों नहीं आपको जिसे बोलते हैं ना आपको तो उसने इसलिए फटाफट बोला यार बंद करो इससे पहले कि ये और आगे बढ़ाए. बट सर पहले की जो लड़ाई होती थी ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड्स होती थी, फाइटर जेट्स होते थे. आज की लड़ाइयों में देख रहे हैं ड्रोन्स पे ही सारा काम शुरू होता है, वहीं के वहीं खत्म हो जाता है. इनफैक्ट ये देखिए जो लड़ाई का जो तरीका है ना वो इवॉल्व करता है. लड़ाई का तरीका टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करता है. आपके टाइम में कैसे कैसे इवॉल्व हुआ था? नहीं देखिए, मैंने तो 38 साल में जो देखा है, पहले तो आप जिसे बोलते हैं ना जो आप कहना चाहिए कि हर चीज के अंदर एक फिजिकल प्रेजेंस वाज रिक्वायर्ड. ठीक है. आजकल इट इज नॉट दैट यू हैव टू बी फिजिकली बी देयर, बट योर प्रेजेंस इन बाय मींस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन आल्सो हैम्पर द कैन आल्सो गिव यू द रिजल्ट्स. राइट. आप देखिए आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स है. लॉन्ग रेंज वेक्टर्स मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो कि 200 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक मार सकते हैं. स्पेसिफिक मतलब 10 मीटर 5 मीटर बाय 5 मीटर 10 मीटर में आपका मिसाइल आ सकता है. इतनी स्पेसिफिक है. टेक्नोलॉजी हैज गिवन यू दैट. ड्रोन्स, इट कैन डू सर्वेलेंस, इट कैन गैदर इंटेलिजेंस, इट कैन डिलीवर अ पेलोड, इट कैन डिलीवर अ म्यूनिशन. आप देखिए, आप पहले सोचिए अगर आप एक वेपन से आप किसी को फायर करने की कोशिश करें 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कर सकते हैं डायरेक्ट फायरिंग से. आपके पास आर्टिलरी गन्स होंगी तो आप 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक मार सकते हैं. लेकिन आप एक ड्रोन की मदद से या एक मिसाइल की मदद से आप बहुत ही डीप जाके उसके टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं. सो वॉरफेयर चेंज हो गया है. आप देख रहे हैं ना वॉरफेयर का. सो वॉरफेयर ये एक ऐसी चीज है कि वो चेंज होता रहता है. और जो भी मिलिट्री के जो लोग हैं वो अपने आप को, वी ऑल स्टडी एवरी बैटल वेरी माइन्यूटली. यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है हम उसको पूरा, हमने लोग जिसे होते हैं हम लोग के ऑफिसर्स सब लोग उसको पढ़ते हैं. क्या क्या सीखते हैं उनसे आप लोग? किस किस्म की टैक्टिक्स है, किस किस्म का इक्विपमेंट लगा रहे हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी से टैक्टिक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. तो देखिए जब तक आप इसकी पूरी इसको सही से मैश नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी को और टैक्टिक्स को, तब तक आप जो वॉर का जो एंड रिजल्ट है वो नहीं ले पाएंगे. ठीक है. टैक्टिक्स तो आपके हिसाब से चेंज होती रहती है. पहले के जमाने में कैसे चलता था? पहले के जमाने में लोग आमने सामने गुत्थम गुत्थी करके लड़ते थे, फिजिकली आते थे. फिर आपके पास ये कैनन्स बने, फिर दूर से लड़ाई होने लग गई. फिर हुआ कि नहीं भाई अभी ऐसा करिए कि इसको और भी इसमें हमें कैप्चर कर दो. फिर हॉर्स कैवलरीज आई. तो क्या हो रहा है आप देखिए ना, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या टैंक्स स्टील के एक आर्मर के अंदर बैठ के आदमी गन चलाता था. करेक्ट. तो आप देखिए किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से चला. फिर अलग अलग बैटल्स हुई हैं, कैंपेन्स लड़े गए हैं.
तो उस सब में अगर आप उसको बारीकी से स्टडी करें तो आपको कई एक चीज़ें अपने लिए मिल जाती हैं। आपको अपने बारे में, अपने उसके बारे में, टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से कहाँ काम करना चाहिए। जैसे आज की तारीख में हमने ये देखा कि ईरान और मिडल ईस्ट यूएस, में जो हाँ, चल रहा है, drones and missiles have played a very major role. They have played a major role. That is as far as the delivery part is concerned. करेक्ट, We've also learned that the air defense has to be very good so that these drink condones. So in both ways you have learned something. करेक्ट, First, as an aggressor, as an offensive, you have said, no, I must have my drones and missile well placed. It should be able to penetrate wherever I want. As a defender, what I should do, I must have an air defense in such a manner that I should not allow that thing to come to me. बिल्कुल, It means I should be able to locate them. I should be able to strike at them before they arrive and hit my targets. So ये क्या है? ये आप टेक्नोलॉजी को देखते हुए अपनी टैक्टिक्स चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एवोल्यूशन चलता रहेगा। आने वाले टाइम में AI is going to play a major role. Cyber is going to play a major role. So all this, because finally we are getting dependent on what? On electronic, complete electronic spectrum is going to be handled in the war. And if there is a system which can incapacitate the electronic spectrum, अब आप सोचिए कैसे आप चलाएंगे इक्विपमेंट को। हर चीज पर लैपटॉप, पाम टॉप इस पे चल रहा है। अगर कोई आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि आप पूरा उसको ब्लैकआउट कर सकते हैं। वेपन है, मिसाइल है, बट हम चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्लैकआउट हो रखा है। करेक्ट। So that would be the next level of technology which will come. So it is a very continuous affair, and there is a lot of R&D involved. There's a lot of research work is involved to see that you are abreast with the latest technology. आप साइबर और उसकी बात कर रहे हो ना, तो इस पे मेरे पास एक इजराइल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इजराइल मिलिट्री में ना यूनिट है, यूनिट 8200। Yeah. उसमें क्या है कि इजराइल में आपको मिलिट्री सर्विस करना कंपलसरी है। मतलब जो भी 18 ईयर्स का होगा उसको मिलिट्री में 2 से 3 साल तो बिताने ही पड़ेंगे। तो जितने भी बच्चे वहाँ के मैथ एंड कोडिंग में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, उन लोगों को वो निकाल के यूनिट 8200 में डाल देते हैं। अब वहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलती है पूरी साइबर वॉरफेयर की, AI की, ऑल दीज हैकिंग टेक्नोलॉजीज़ की। जब ये 3 साल बाद बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो वो इतने साइबर सिक्योरिटी में और AI में और हैकिंग में माहिर हो जाते हैं कि वो फिर अपना अपना स्टार्टअप खोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो $15 बिलियन, $20 बिलियन की वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, और ये सारे एलुमनाइज हैं इसराइल के मिलिट्री यूनिट नंबर 8200 के। इसीलिए इसराइल के स्टार्टअप्स और टेक पूरे दुनिया में माना जाता है, क्योंकि इसराइल की मिलिट्री आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ी टेक इंक्यूबेटर है। तो मेरा सवाल ये है कि इज इंडिया देयर येट और नॉट? कैन इंडिया बी देयर और नॉट? You know, just before the podcast, we started the podcast, I was telling what is the largest strength of our nation. We did talk about largest strength. पॉपुलेशन, यंग। No, it is our young working population. बिल्कुल। Young working population. Second thing is, Indian mind is very very much mathematical oriented. मतलब हम लोग अगर हम देखें हमारा जो DNA है, आप कह सकते हैं, हम काफी इसको बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। आप किसी को भी लेकर आइए, उसको थोड़ा सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग दीजिए, इन नो टाइम ही विल पिक अप। He may not have that requisite degree with him, but he will pick up the nuances of operating a system. Correct. So that's our strength, I'll say. So therefore, if you have to, अगर आप चाहते हैं कि हमें इस चीज का के बारे में I will not say exploit करना चाहिए, but I will say कि इसके बारे में, इस एसेट के को डेवलप करना चाहिए। और वो एसेट डेवलप 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में नहीं होगा। वो एसेट डेवलप होना शुरू होएगा जब बच्चा 5 साल 7 साल का ही हो जाता है। उसको आप उस तरीके के माहौल में, उस तरीके की पढ़ाई, उस तरीके के उसमें ढालिए, जब तक वो 16-18 साल का, he'll start delivering things. Rather than after 12th he goes to join a technical institute where he starts his career as a basic engineer, and then he's tried to study with a purpose that he must get a good package. So आप यही बोलोगे कि इंडिया को अपनी मिलिट्री के बारे में अगर ये चीज फिक्स करनी है अगले 5 साल में? नहीं, मिलिट्री नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नेशन की बात कर रहा हूं। मैं नेशन की टेक्नोलॉजिकल, जिसे बोलते हैं एडवांसमेंट की बात कर रहा हूं। भाई अगर नेशन का टेक्नोलॉजी बेस बढ़ेगा तो मिलिट्री का अपने आप ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वी आर नॉट डिफरेंट। अभी हमें टेक्नोलॉजी कौन देगा? आप ही लोग देंगे। आज का यूथ बना के देगा। तो उस यूथ के लिए क्यों हम इंतजार करेंगे? जब वो 18 साल का होगा तब उसको पढ़ाएंगे, तब वो बनाएगा और फिर करेगा और फिर देगा। क्यों ना हम इस पूरे प्रोसेस को हम बचपन से ही डेवलप करना शुरू करें, ताकि जब तक वो उस लेवल पे पहुंचता, ही स्टार्ट गिविंग अस टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी डजंट कम टू यू इन अ मैटर ऑफ 1 or 2 or 4 or 5 years. It's a kind of it's a process. It's evolution. Yes. आपने सर सिख लाइक इन्फेंट्री में काम किया है, जी।
और मैंने सुना है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। या क्या खास है सिख रेजिमेंट के बारे भाई में? मैं आपको बताऊं, देखिए इंडियन आर्मी में ना दो रेजिमेंट्स हैं, एक सिख रेजिमेंट है हम्म। और एक सिख लाइट इन्फेंट्री है। हाँ। सो सिख लाइट इन्फेंट्री एक बहुत ही, मैं बोलूँगा कि यूनिक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, बहुत ही यूनिक रेजिमेंट है। अभी आपको थोड़ा सा मैं पुराने ज़माने में ले चलता हूँ। हम्म। यू नो क्या, जब इन्फेंट्री पहले ज़माने में क्या होता था, इन्फेंट्री मार्च करती थी। तो भाई मार्च करना है अगर आपने, तो भाई एक नॉर्मल इन्फेंट्री 120 कदम लेगी 1 मिनट में, अच्छा। मतलब 120 कदम का मार्च करेगी। तो हमें मालूम, अगर यहाँ से हम ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस जाना है तो हमें इतने हैं, तो हमें लगता है इतने टाइम में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो अपना फुल बैटल लोड के साथ। हम्म। तो उस समय उनको लगा कि नहीं यार, हमें एक ऐसी इन्फेंट्री चाहिए जो कि ज़्यादा तेज चल सके, हम्म। चाहे उसको उतना ही बैटल लोड लगाओ, लेकिन हमें ऐसे बंदे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे आइडेंटिफाइड कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ द पर्सन हु कैन डू दिस, एंड दे सेड कि ओके, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एट 120 स्टेप्स, लेट्स हैव 144 स्टेप्स। अच्छा। सो एक लाइट इन्फेंट्री उन्होंने डिजाइन करी जिसकी की मार्चिंग स्पीड 144 थी। हाँ। So that's how the light infantry came into being. Not that Sikh light, I'm talking about light infantry. हम्म। That they should be able to move faster with the same battle load so that they are able to reach the destination for the action at the earliest. हम्म। तो ये तो हुआ लाइट इन्फेंट्री का बैकग्राउंड। तो उस तरीके से जब ये सिख लाइट इन्फेंट्री की रेजिंग जब हुई 1941-42, उससे पहले दे वर कॉल्ड सिख पायनियर्स, दे वर रेज्ड इन 1857 एज अ सिख पायनियर्स, एंड उसके बाद डिसबैंड हो गई 1932 में, जब डीमोबिलाइजेशन हो रहा था तो काफ़ी यूनिट्स को डिसबैंड किया गया। एंड immediately after, during the Second World War, when they felt that they must have some more regiments, again it was raised in 1941, and thereafter till date there are a number of battalions of Sikh light infantry. हम्म। The troops come from the Punjab, and we know the warriorship runs in their blood. They're warriors, it runs into their blood. तो इस तरीके से उनको वहाँ से लिया गया, और अभी तक जितने भी हमारे लड़ाइयाँ हुई हैं, इन रेजिमेंट ने, इनकी बटालियंस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, अवार्ड्स इतने मिले हैं, बैटल ऑनर्स मिला है, एंड दे आर फियरलेस ट्रूप्स, दे डोंट हैव एनी फियर। आई हैव येट टू सी एनी फियर इन एनीवन्स आईज टिल डेट। अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा, राष्ट्रपति ये जो गणतंत्र दिवस में आपने एक कंटिजेंट देखा होगा, भैरव बटालियन, हाँ। आपने सुना होगा। हाँ बिल्कुल। तो उसमें आपने कुछ जवान देखे थे जो कि दौड़ रहे थे कॉम्बैट ड्रेस के अंदर, हाँ। शायद याद होगा। They are from Sikh Alai infantry. वाओ। So it is asset of our nation. So these guys are phenomenally brave, very tough, and I haven't seen any, मैंने कभी किसी को थकते नहीं देखा आज तक। इतने साल रहा हूँ इनके साथ, कभी इनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी आपको। कभी इनके जिसे बोलते हैं ना, भाई देखो लाइफ किसको नहीं डियर है, हाँ। सबको प्यारी है भाई। जिंदगी पता नहीं, एक ही बार मिली है, पता नहीं अब दोबारा कब मिलेगी, या हो सकता है मिले ही ना। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी इनको पीछे हटते नहीं देखा है। मतलब ये तो हमारा, जैसे बोलते हैं ना, सौभाग्य है कि हमारे पास, हमारे देश में ऐसे ऐसे हमारी फौज है, हमारे जवान ऐसे हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वी आर लकी टू हैव such an organization, such a force in our country. डू यू रिमेंबर कोई ऐसा सोल्जर जिसके साथ आपने काम किया हो, सर्व किया हो? देखिए मैं तो बोलूंगा कि इंडियन सारे ही अच्छे हैं, बट कोई ऐसा खास आपको याद है? एक्सेप्शनली गुड, हाँ। एक्सेप्शनली गुड। आप कोई भी देखिए, आप कभी कारगिल गए हैं? हाँ हाँ। कारगिल गए हैं? हाँ। वहां की पहाड़ियों को तो आपने जरूर देखा होगा। एक नॉर्मल आदमी का उस पहाड़ियों पे चढ़ना में ही उसकी जान निकल जाए। अब आप सोचिए कि उन पहाड़ियों पे जवानों को चढ़ के दुश्मन को ऊपर अटैक करना, दुश्मन को खदेड़ना, वापस वो जगह ले लेना, उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी। अब आप देखिए, एकदम खड़ी पहाड़ी, एक छोटा सा पत्थर भी आपको मारे तो आपको लग जाएगा, और ऊपर से आपकी गोलियां आ रही हैं, और बंदा चढ़ के उस टेम्परेचर के अंदर, उसके अंदर वो सिर्फ हिंदुस्तानी फौज का ही सिपाही कर सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल बाय एनीवन एल्स। लेट मी टेल यू द काइंड ऑफ लीडरशिप वी हैव, द जूनियर लीडर्स व्हाट वी हैव, जिस किस्म के हमारे जवान हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। आज भी हमारे फौज के 80% जवान गांव से आते हैं। सो आप देखिए किधर से आ रहे हैं। सो इस किस्म से हमारा एक्चुअल बेस अगर देखा जाए तो वो है बेस हमारा, वो हमारे देश का बेस है। तो अगर वो हम उसमें से हर साल 50,000 जवान ले सकते हैं, तो आप सोचिए कितने ऐसे लोग होंगे, यूथ होगा, जो कि वो ये
किसी वजह से नहीं आ पाए, बट वो कर सकता है ये काम। मैं आपसे बस एक लास्ट चीज पूछूंगा, सबसे ज्यादा अपनी यूनिफॉर्म के बारे में क्या मिस करते हो आप? यार ये तो यूनिफॉर्म तो शरीर का एक अंग बन जाता है कुछ समय बाद, और सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं वो यूनिफॉर्म गिव्स यू लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेवारियां देता है आपको, और आपको ये है कि आपके डिसीजन से किसी की जिंदगी और किसी की फैमिली पे निर्भर होता है। एक गलत डिसीजन आपने ले लिया, हो सकता है उसकी जान चली जाए, उसकी फैमिली पे इंपैक्ट आ जाएगा। तो आप सोचिए, जब आप इतना वैल्यूएबल एसेट को हैंडल कर रहे हैं, आपको किस हिसाब से, तो वो यूनिफॉर्म आपको वो एहसास दिलाता है कि अगर आप ये यूनिफॉर्म पहने हैं तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। और दूसरा, यूनिफॉर्म आपको अपने ट्रूप्स के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इस तरीके से हो जाते हैं कि हम अपने ऑफिसर्स, ब्रदर ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जो ट्रूप्स होते हैं, हम उनसे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं अपने परिवार से ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ इतना टाइम जो बिताते हैं आप, टाइम ही नहीं बिताते हैं। जब आप किसी के साथ डिफिकल्ट एरिया में रहते हैं, जब किसी के साथ वो आपकी जान की हिफाजत करता है और आप उसकी जान की हिफाजत करते हैं, तो वो एक दूसरे किस्म का आपके बीच में बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड मतलब कोई रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं कर सकते आप उस बॉन्ड को। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉन्ड वेयर यू विल डू एनीथिंग फॉर योर मैन। एज एन ऑफिसर यू टेक द ओनरशिप ऑफ दैट मैन, यू टेक द ओनरशिप ऑफ दैट फैमिली। आपको उसकी जिम्मेवारी, अगर किसी के कोई हादसा हो जाता है जिसमें हमारा कोई जवान की डेथ हो जाती है, किसी का कोई गन शॉट वुंड से फेटल हो गया, कुछ हो गया, हमें लगता है यार हमारा अपना परिवार का कोई चला गया है, और उसकी फैमिली की जिम्मेवारी हमारी हो जाती है, और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं और हम हमेशा उसको फैमिली के साथ सपोर्ट देते हैं। हमने देखा, कई बार हमने देखा कि भाई किसी की कोई एक्शन में किसी की डेथ हो गई है, वी सपोर्टेड द फैमिली, एंड उनके जो बच्चे, उनको ध्यान रखते हैं, जब तक उनके बच्चों की शादी नहीं हो जाती, भाई अच्छा बेटी की शादी होगी, वहां पे पक्का जाएंगे, उसकी बेटी की शादी अटेंड करेंगे, हम उनके फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं। ये नहीं है कि बंदा चला गया तो अब डिस्कनेक्ट, नहीं, ऐसे नहीं करना है भाई, वो हमारे जिम्मेवारी थी भाई, अब वो नहीं रहा किसी वजह से, तो ये जिम्मेवारी से हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं, हम इसके साथ रहेंगे। इसलिए इंडियन आर्मी द बेस्ट है। इंडियन आर्मी इज द बेस्ट फोर्स यू कैन एवर। सिर्फ मेरा एक कभी कभी मेरे को लगता है, जो कि मैं आई ऑलवेज सी इट इन द सोसाइटी, वी फॉरगेट द सैक्रिफाइस ऑफ द मेन, वी एक्चुअली फॉरगेट द सैक्रिफाइस, वी ओनली रिमेंबर देम ऑन 2 days ऑफ आवर इन अ ईयर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। मैं कॉमन बात कर रहा हूं। We should not forget the sacrifice of our men ever in our life. What we are sitting in this lovely place, air conditioned, it's because someone is standing somewhere, someone is doing something somewhere. He is providing us this environment where we can flourish. Correct. हम flourish कर सकते हैं, हम एक business कर सकते हैं, हम अपना enjoy कर सकते हैं, party कर सकते हैं। भाई हम कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उनकी वजह से। हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट क्या होता है कि हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। हम बोलते हैं, भाई, कई बोलते हैं, साहब आप तो फौज ज्वाइन किया है, अपनी मर्जी से किया है, आप तो टैक्स पेयर का पैसा, हम तो टैक्स देते हैं आपके लिए। अरे मैं देता हूं आपके लिए, चलिए आप जान देंगे? मैं देता हूं आपको, कितना चाहिए? आपकी जान की क्या है वैल्यू? सही बात है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। People join this profession not because they are looking at making money. It doesn't give you this thing. But yes, it's a profession which demands honor, it demands respect, it demands recognition. It demands recognition. बस आप सिर्फ ये बताइए, आप कई बाहर के देशों में जाइए। एक बार मैं गया किसी बाहर, मैं इमिग्रेशन में खड़ा था, मैं जब उन्होंने अपना पासपोर्ट दिया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, फिर पूछा कि यू आर हियर फॉर हाउ लॉन्ग? तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ अभी 4 हफ्ते रहूँगा। अच्छा, देखने का, व्हाट्स योर प्रोफेशन? सेकंड जवाब आया, व्हाट्स योर प्रोफेशन? सो आई सेड आई वाज इन द आर्मी। वो बंदा अपनी सीट से इमिग्रेशन वाला खड़ा हो गया, मेरे देश का नहीं है वो, बोला थैंक यू फॉर योर सर्विस, और ऐसे सलूट किया मेरे को, थैंक यू फॉर योर सर्विस, और बाद में बैठ गया और अपना काम करने लगा। उसने प्रॉपर मेरे को, ये नहीं कि मेरे को कोई उसने मुलाहिजा किया मेरे इमिग्रेशन प्रोसेस में। एक ये जेस्चर है, आप देखिए, एक ये जेस्चर है towards the military service. I am from a different country, he's from a different, I've never come across him, he will never come across me, but this is a kind of a culture which has come into, this is the culture which we need to bring into our country. बिल्कुल सर, आई होप और लोग इस चीज को करेंगे। So ये जो एक चीज है, ये एक कल्चर को दर्शाता है।
छोटी सी इंसिडेंट है, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ, बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच फॉर मोस्ट वेलकम, मोस्ट फॉर वेलकम. शेयरिंग इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड थैंक यू फॉर द सर्विस सर. थैंक्स, And थैंक्स, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. इट्स एन ऑनर एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि आपके सामने बैठ के मुझे बहुत बहुत ऑनर एंड अच्छा फील हो रहा है. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जय हिंद. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे. पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे. दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ. एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए. आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल.